आज है 3 अक्टूबर शुक्रवार का दिन। नमस्कार। हरकारा के इस ऑडियो अंक में आपका स्वागत है। हरकारा लेकर आया है आज के न्यूज़लेटर का पॉडकास्ट, जिसे आपके लिए तैयार किया है निधिश त्यागी के साथ राजेश चतुर्वेदी, गौरव नौरियाल और फलक अफशान ने। जिन खबरों का जिक्र हम यहाँ कर रहे हैं, उनके लिंक्स और विस्तृत जानकारी मूल न्यूज़लेटर में है। सुनिए ऑटोमेटेड आवाज़ में हरकारा, यानी हिंदी भाषियों के लिए क्यूरेटेड न्यूज़लेटर। जरूरी खबरें और विश्लेषण, शोर कम, रोशनी ज्यादा। नमस्कार। हरकारा के नए अंक में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे बिहार की वोटर लिस्ट से गायब हुए 47 लाख नामों पर उठ रहे सवालों की। उत्तर प्रदेश के संभल में भारी सुरक्षा के बीच एक मस्जिद को गिरा दिया गया है। वहीं आई लव मोहम्मद पोस्टर विवाद के बाद चंद्रशेखर आजाद को नजरबंद कर दिया गया है और बरेली में इंटरनेट बंद है। हम ये भी जानेंगे कि क्यों बीजेपी जेन जी और नेपाल मॉडल से बेचैन है और कैसे रेवड़ी संस्कृति पर सवाल उठाने वाले प्रधानमंत्री मोदी ने खुद बिहार में चुनाव से पहले पैसे बांटे। इसके अलावा मुनव्वर फारूकी की सुपारी लेने वाले गैंगस्टर की गिरफ्तारी, गायक जुबीन गर्ग की मौत के मामले में हत्या के आरोप और लद्दाख में बीजेपी के भीतर मचे संकट पर भी नजर डालेंगे। साथ ही देश और दुनिया की कई और अहम खबरें भी होंगी। चुनाव आयोग ने एक विशेष गहन पुनरीक्षण यानी स के बाद बिहार की अंतिम मतदाता सूची जारी कर दी है। इस सूची के जारी होने के बाद कम से कम 5 बड़े सवाल खड़े हो गए हैं। पहला सवाल, जून में जब यह प्रक्रिया शुरू हुई थी, उसके मुकाबले ताज़ा सूची में करीब 47 लाख नाम कम हैं। आखिर इन नामों को क्यों हटाया गया? दूसरा सवाल, ड्राफ्ट सूची में शामिल 3,66,000 नामों को अंतिम सूची से किन वजहों से बाहर कर दिया गया? तीसरा सवाल, फॉर्म 6 के जरिए 21,53,000 नाम ड्राफ्ट सूची में जोड़े गए, लेकिन इनमें से कितने पहली बार वोटर बने हैं और कितने वो लोग हैं जिन्हें गलत तरीके से हटाने के बाद दोबारा जोड़ा गया? चौथा सवाल, जो 47 लाख नाम हटाए गए हैं, उनमें से कितनों को जरूरी दस्तावेजों की कमी के कारण हटाया गया? और पांचवा सवाल, चुनाव अधिकारियों ने इस पूरी प्रक्रिया में कितने विदेशी अवैध अप्रवासियों का पता लगाया और उन्हें सूची से हटाया? उत्तर प्रदेश के संभल जिले के राई बुजुर्ग गांव में गुरुवार को अधिकारियों ने एक मस्जिद को गिरा दिया। दावा किया गया कि यह मस्जिद सरकारी तालाब की जमीन पर अवैध रूप से बनाई गई थी। ये कार्रवाई कड़ी सुरक्षा के बीच की गई और पूरे इलाके को पुलिस छावनी में बदल दिया गया। सैकड़ों पुलिस और अर्धसैनिक बलों के जवान तैनात थे। मकतूब मीडिया की एक रिपोर्ट के मुताबिक पास में ही जनता नाम के एक मैरिज हॉल को भी गिराया जाना है। अधिकारियों का कहना है कि राजस्व विभाग ने पहले ही मस्जिद को अतिक्रमण बताते हुए नोटिस दिया था। वहीं ग्रामीणों का दावा है कि यह मस्जिद लगभग एक दशक पुरानी है। भूमि राजस्व अधिकारी धर्मेंद्र कुमार ने बताया कि अदालत ने बेदखली का आदेश दिया था। मस्जिद कमेटी के अनुरोध पर उन्हें खुद मस्जिद हटाने के लिए समय दिया गया है। उत्तर प्रदेश के बरेली में आई लव मोहम्मद पोस्टरों को लेकर शुरू हुआ विवाद अब एक बड़ा राजनीतिक टकराव बन गया है। भीम आर्मी के प्रमुख और नगीना से सांसद चंद्रशेखर आजाद को सहारनपुर में उनके घर पर नजरबंद कर दिया गया है। वे बरेली में पुलिस लाठीचार्ज से प्रभावित परिवारों से मिलने जा रहे थे। आजाद ने इस कार्रवाई पर सवाल उठाते हुए इसे सरकार की तानाशाही बताया। उन्होंने आरोप लगाया कि यह वोट बैंक के लिए एक धर्म विशेष के लोगों को बदनाम करने की सोची समझी साजिश है। चंद्रशेखर आजाद से पहले सांसद इमरान मसूद और पूर्व सांसद कुंवर दानिश अली को भी बरेली जाने से रोकने के लिए घर में नजरबंद किया गया था। यह विवाद 26 सितंबर को तब शुरू हुआ जब एक इस्लामी मौलवी ने पैगंबर के खिलाफ कथित अपमानजनक टिप्पणियों के विरोध में धरने की घोषणा की थी। तनाव को देखते हुए उत्तर प्रदेश सरकार ने दशहरा उत्सव के मद्देनजर बरेली में 48 घंटे के लिए इंटरनेट सेवाएं बंद करने का आदेश दिया है। यह निलंबन 2 अक्टूबर 2025 दोपहर 3 बजे से 4 अक्टूबर 2025 दोपहर 3 बजे तक प्रभावी रहेगा। आई लव मोहम्मद पोस्टर विवाद पर हरकारा डीप डाइव में प्रोफेसर अपूर्वानंद और निधिश त्यागी ने बातचीत की। अपूर्वानंद ने हैरानी जताते हुए कहा कि अगर कोई व्यक्ति अपने पैगंबर के प्रति प्रेम जाहिर कर रहा है तो इससे शांति व्यवस्था कैसे भंग हो सकती है। उन्होंने कहा कि यह घटना पिछले कुछ सालों से चल रहे एक पैटर्न का हिस्सा है, जहां मुसलमानों की धार्मिक प्रथाओं को निशाना बनाया जा रहा है, चाहे वो खुली जगह में नमाज हो या अजान पर आपत्ति। चर्चा में इस बात पर भी जोर दिया गया कि कैसे प्रशासनिक मशीनरी का इस्तेमाल एक समुदाय विशेष के खिलाफ हो रहा है। बरेली में एक मौलवी के घर पर बुलडोजर चला दिया गया। वहीं आई लव मोहम्मद के जवाब में आई लव महादेव और आई लव योगी जैसे पोस्टर सामने आए, जो साफ तौर पर मुसलमानों को निशाना बनाने की राजनीति दिखाते हैं। अपूर्वानंद का मानना है कि मुख्यधारा के राजनीतिक दलों ने इस मुद्दे पर निराशाजनक चुप्पी साध रखी है, क्योंकि उन्हें लगता है कि मुसलमानों के पक्ष में बोलने से हिंदू वोट नाराज हो जाएंगे।
संविधान हमें अपने धर्म का पालन करने और उसे व्यक्त करने का अधिकार देता है। आई लव मोहम्मद का पोस्टर लगाना इसी अधिकार का एक शांतिपूर्ण प्रदर्शन था। इस पर हुई दमनकारी कार्रवाई न केवल असंवैधानिक हैं, बल्कि भारत के लोकतांत्रिक और धर्मनिरपेक्ष ताने बाने को कमजोर करती हैं। आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने कहा है कि नेपाल से लेकर श्रीलंका तक हमारे पड़ोस के देशों में हिंसक सड़क विरोध प्रदर्शन इस क्षेत्र को अस्थिर कर सकते हैं। द इंडियन एक्सप्रेस में दीप्तिमान तिवारी ने आरएसएस के शताब्दी विजयादशमी कार्यक्रम में दिए गए भागवत के भाषण की 5 प्रमुख बातें बताई हैं। पहलगाम आतंकी हमला। भागवत ने कहा कि पहलगाम हमले और उसके बाद की घटनाओं ने भारतीय समाज के लचीलेपन और वैश्विक एकजुटता में दरारों को उजागर किया है। उन्होंने कहा कि इस प्रकरण ने यह भी दिखाया है कि वैश्विक मंच पर हमारे दोस्त कौन हैं और वे किस हद तक हमारे साथ खड़े होने को तैयार हैं। नक्सल आंदोलन। आंतरिक सुरक्षा पर उन्होंने कहा कि वामपंथी उग्रवाद काफी हद तक नियंत्रण में आ गया है, लेकिन इसके पुनरुत्थान को रोकने के लिए विकास की जरूरत है। बढ़ती आर्थिक असमानता। भागवत ने अमीर और गरीब के बीच बढ़ती खाई पर चिंता जताई और आत्मनिर्भरता पर जोर देते हुए कहा कि स्वदेशी और स्वावलंबन का कोई विकल्प नहीं है। हिमालय में पारिस्थितिक संकट। उन्होंने हिमालयी क्षेत्र में पर्यावरणीय तनाव की ओर ध्यान दिलाया और कहा कि वहां की आपदाएं भारत और दक्षिण एशिया के लिए एक चेतावनी की घंटी हैं। पड़ोस में उथल पुथल। उन्होंने श्रीलंका, बांग्लादेश और नेपाल में हिंसक विरोध प्रदर्शनों पर चिंता जताते हुए कहा कि समाज केवल लोकतांत्रिक तरीकों से ही बदलाव ला सकता है। उधर लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने भाजपा आरएसएस की विचारधारा पर तीखा हमला करते हुए कहा है कि इसके मूल में कायरता है। कोलंबिया की ईआईए यूनिवर्सिटी में छात्रों से बातचीत में उन्होंने कहा कि सत्ताधारी दल कमजोरों को निशाना बनाता है और मजबूतों से टकराव से बचता है। उन्होंने विदेश मंत्री एस जयशंकर के एक बयान का हवाला देते हुए कहा, अगर आप विदेश मंत्री के एक बयान पर ध्यान दें, तो उन्होंने कहा, चीन हमसे कहीं ज्यादा शक्तिशाली है, मैं उनसे लड़ाई कैसे कर सकता हूं? इस विचारधारा के केंद्र में कायरता है। राहुल गांधी ने विनायक दामोदर सावरकर की किताब का जिक्र करते हुए कहा कि सावरकर ने लिखा है कि एक बार उन्होंने और उनके दोस्तों ने एक मुस्लिम व्यक्ति को पीटा और उन्हें बहुत खुशी हुई। गांधी ने कहा, अगर 5 लोग एक अकेले व्यक्ति को पीटते हैं, तो ये कायरता है। यही आरएसएस की विचारधारा है। बिहार की मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना को चुनाव पूर्व लोकलुभावनवाद का एक बड़ा उदाहरण माना जा रहा है। इस योजना के तहत बिहार की हर महिला को रोजगार शुरू करने के लिए 2 लाख रुपये देने का वादा किया गया है। पंजीकरण कराते ही खाते में 10,000 रुपये आ जाते हैं और बाकी 1.90 लाख रुपये चुनाव के बाद देने का वादा है। अब तक करीब 1.5 करोड़ महिलाएं पंजीकरण करा चुकी हैं और 75 लाख महिलाओं के खातों में 10,000 रुपये भेजे जा चुके हैं। हैरानी की बात यह है कि यह एक राज्य सरकार की योजना है, लेकिन प्रधानमंत्री मोदी ने खुद 75 लाख महिलाओं के खातों में ये रकम ट्रांसफर की। पूर्व वित्त सचिव सुभाष चंद्र गर्ग इसे सशक्तिकरण के नाम पर चुनावी व्यवहारिकता का मामला बताते हैं। विडंबना यह है कि कुछ समय पहले प्रधानमंत्री मोदी ने ही रेवड़ी संस्कृति के खिलाफ चेतावनी दी थी और इसे देश के विकास के लिए खतरनाक बताया था। अमेरिका ने मानव तस्करी पर अपनी ताज़ा रिपोर्ट जारी की है, जिसमें भारत को टियर 2 श्रेणी में रखा गया है। चिंता की बात यह है कि पाकिस्तान को भी इसी श्रेणी में रखा गया है। ये रिपोर्ट विभिन्न देशों द्वारा मानव तस्करी को रोकने के लिए किए जा रहे प्रयासों का मूल्यांकन करती है। दिल्ली पुलिस ने रोहित गोदारा गोल्डी बराड़ गिरोह के 2 सदस्यों को एक मुठभेड़ के बाद गिरफ्तार किया है। इन पर स्टैंड अप कॉमेडियन मुनव्वर फारूकी की सुपारी लेने का आरोप है। पुलिस के मुताबिक आरोपी राहुल और साहिल को जैतपुर कालिंदी कुंज रोड पर रोका गया, तो उन्होंने पुलिस पर गोली चला दी। जवाबी फायरिंग में दोनों घायल हो गए। जांच में पता चला है कि ये विदेश में बैठे गैंगस्टर रोहित गोदारा से निर्देश ले रहे थे और इन्होंने फारूकी पर नजर रखने के लिए मुंबई और बेंगलुरु में रेकी भी की थी। असम पुलिस ने मशहूर गायक जुबीन गर्ग की सिंगापुर में हुई मौत के मामले में उनके मैनेजर सिद्धार्थ शर्मा और फेस्टिवल आयोजक श्यामकनु महंत को गिरफ्तार कर उन पर हत्या का आरोप लगाया है। सीआईडी के विशेष डीजीपी ने बताया कि अब फर्म में भारतीय न्याय संहिता की धारा 103 हत्या को जोड़ा गया है। दोनों को दिल्ली से गिरफ्तार किया गया और वे 14 दिन की पुलिस हिरासत में हैं। क्राइम इन इंडिया रिपोर्ट के अनुसार मणिपुर में 2023 में जातीय संघर्ष के दौरान 6,200 से ज्यादा आगजनी के मामले दर्ज किए गए। ये पूरे देश में हुए आगजनी के मामलों का 45% है, जबकि पिछले साल यह आंकड़ा सिर्फ 1% था। इसी रिपोर्ट के मुताबिक 2023 में किसानों की आत्महत्या के मामले में महाराष्ट्र सबसे ऊपर रहा, जहां देश के कुल मामलों का 38.5% दर्ज किया गया। इसके बाद 22.5% के साथ कर्नाटक दूसरे स्थान पर रहा। अखिल भारतीय किसान सभा ने आरोप लगाया है कि रिपोर्ट में आत्महत्याओं के आंकड़ों को कम करके दिखाया गया है।
लेह में 24 सितंबर को हुई हिंसा के बाद लद्दाख में बीजेपी खुद को मुश्किल में पा रही है। लद्दाख स्वायत्त पहाड़ी विकास परिषद में बीजेपी के 15 पार्षद हैं, लेकिन उनमें से कई पार्टी के खिलाफ बढ़ते गुस्से के कारण अपने घरों से बाहर निकलने से बच रहे हैं। एक बीजेपी पार्षद ने द वायर को बताया कि जो हुआ है वो एक ऐतिहासिक भूल है। 2020 में बीजेपी ने लद्दाख को छठी अनुसूची के तहत सुरक्षा देने का वादा किया था, लेकिन यह वादा अभी तक पूरा नहीं हुआ है, जिससे स्थानीय लोगों में भारी नाराजगी है। बंबई हाईकोर्ट ने भीमा कोरेगांव मामले में आरोपी लेखक और कार्यकर्ता आनंद तेलतुंबडे को काम के सिलसिले में यूरोप जाने की अनुमति देने से इनकार कर दिया है। उन्हें यूनिवर्सिटी ऑफ एम्स्टर्डम समेत कई विश्वविद्यालयों से विजिटिंग स्कॉलर के रूप में आमंत्रित किया गया था। राष्ट्रीय जांच एजेंसी (निया) ने उनके फरार होने की आशंका जताई थी, जिसे ध्यान में रखते हुए अदालत ने यह फैसला सुनाया। मैनचेस्टर में एक यहूदी पूजाघर पर कार और चाकू से हुए हमले में 2 लोगों की मौत हो गई है। ये हमला यहूदियों के सबसे पवित्र दिन योम किपुर पर हुआ। पुलिस इसे एक आतंकी घटना मान रही है। हमलावर को पुलिस ने घटनास्थल पर ही गोली मार दी थी। हमले में 4 अन्य लोग घायल हुए हैं। मध्य लंदन के टेविस्टॉक स्क्वायर में महात्मा गांधी की मूर्ति को क्षतिग्रस्त कर दिया गया। मूर्ति पर स्प्रे पेंट से आतंकवादी और अन्य नारे लिखे गए थे। भारतीय उच्चायोग ने इस कृत्य को शर्मनाक बताते हुए तत्काल कार्रवाई की मांग की है। अफगानिस्तान में लगातार 3 दिनों तक इंटरनेट बंद रहने के बाद तालिबान ने इससे इनकार किया है कि उसने कोई प्रतिबंध लगाया है। तालिबान अधिकारियों ने दावा किया है कि पुरानी फाइबर ऑप्टिक केबलों के कारण इंटरनेट सेवा बंद हुई थी। हालांकि वैश्विक इंटरनेट निगरानी संस्था नेटब्लॉक्स ने कहा था कि देश में पूरी तरह से इंटरनेट ब्लैकआउट था। आधुनिक भारतीय कला बाजार में जबरदस्त उछाल देखा जा रहा है। पिछले 2 हफ्तों में अंतर्राष्ट्रीय नीलामियों में कुल $96.2 मिलियन की बिक्री हुई है। FN सूजा, MF हुसैन और VS गायतोंडे जैसे कलाकारों की कृतियों ने रिकॉर्ड कीमतें हासिल की हैं। सैफनाट के सह संस्थापक दिनेश वजीरानी का कहना है कि भारतीय कला को अब सोने या अचल संपत्ति की तरह एक संपत्ति के रूप में देखा जा रहा है। प्राइमेटोलॉजिस्ट यानी वानर विशेषज्ञ जेन गुडॉल का 91 वर्ष की आयु में निधन हो गया है। चिंपैंजी पर उनके अभूतपूर्व काम ने जानवरों के व्यवहार और भावनाओं को लेकर दुनिया की समझ को बदल दिया। उन्होंने ये साबित किया कि चिंपैंजी औजार बना सकते हैं और इस्तेमाल कर सकते हैं। उनके काम ने मनुष्यों और पशु साम्राज्य के बीच की रेखा को धुंधला कर दिया। ठुमरी के सबसे मधुर प्रतिपादकों में से एक पंडित छन्नूलाल मिश्र का 89 वर्ष की आयु में निधन हो गया। बनारस घराने से ताल्लुक रखने वाले पंडित मिश्र ख्याल से लेकर ठुमरी, चैती और होरी तक हर विधा में माहिर थे। 2014 में वे वाराणसी से नरेंद्र मोदी के नामांकन के दौरान 4 प्रस्तावकों में से एक थे। प्रधानमंत्री मोदी ने उनके निधन पर शोक व्यक्त करते हुए उन्हें स्नेह और आशीर्वाद का स्रोत बताया। आज के लिए इतना ही। हमें अपनी प्रतिक्रिया और सुझाव जरूर भेजें। मिलेंगे हरकारा के अगले अंक के साथ। आप हमें व्हाट्सएप, लिंक्डइन, इंस्टाग्राम, फेसबुक, यूट्यूब, स्पॉटिफाई और ट्विटर पर भी फॉलो कर सकते हैं। शोर कम, रोशनी ज्यादा। धन्यवाद। जीते हैं यहाँ दुनिया को धोखा देकर। आज की ताजा खबर, आज की ताजा खबर, आज की ताजा खबर। आओ काका जी इधर, आओ मामा जी इधर, सुनो दुनिया।